आपने फिल्मों में देखा होगा कि जब कोई लड़की लड़का के लिए फूल लेके आती है, गुलाब प्रपोज करने के लिए, तो जब लड़का लेट से आता है ना, फिल्मों में लेट से आता है, तो वो खिसिया कर पुष्प के दलपुंज को निकाल कर फेंकती है और कहती है वो आएगा वो नहीं आएगा, वो आएगा वो नहीं आएगा। समझ रहे हैं? तो जिसको वो नोच नोच के फेंक रही थी ना, वही क्या था। तो दोस्तों, बायोलॉजी के इस टॉपिक में आप सभी का स्वागत है, जहाँ पे हम एक ऐसी संरचना के बारे में पढ़ने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम में आपसे 5 नंबर का पूछ लिया जाता है। और वो संरचना है ये, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा होगा, ये संरचना एकदम कॉम्प्लेक्स नहीं है, परंतु बच्चे जो होते हैं ना, इसको कॉम्प्लेक्स लेकर समझते हैं। और आज की इस वीडियो में आपको इतने बेहतरीन तरीके से समझाएंगे पुष्प की संरचना कि आपको एकदम क्लियर हो जाएगा और एग्जाम में आप लिख पाइएगा। तो बस उसके लिए आपको लास्ट तक रुकना पड़ेगा, मात्र 10 मिनट में पूरा खल्लास। उसके बाद आप एग्जाम में टपाटप लिख के चलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं, झक्कास तरीके से समझाते हैं कि कैसे इसमें कौन कौन से भाग होते हैं। तो दोस्तों, इस फ्लावर के तो अनेक भाग हैं, लेकिन शुरू करते हैं हम एकदम नीचे से। और नीचे से शुरू करते करते ऊपर चढ़ ही जाएंगे, ठीक है। तो नीचे सबसे देखिएगा, नीचे तो एक आना है यहाँ पे, इस तने के सेक्शन से एक जुड़ी हुई डंठल संरचना है, ये वाली लंबी सी संरचना। इस लंबी सी संरचना को हम बोलते हैं और इसको इंग्लिश में बोलते हैं पेडिशल, ठीक है। तो ये जो लंबी संरचना है ये वाली, इसको हम बोलते हैं पुष्पवृंत। अब कहिए सर इसका काम क्या है, तो गौर से देखिए ना, ये पुष्प जो है ना, पुष्प को तना से जोड़ने का काम करता है, ठीक है। यानी इसके बीच का ये मीडिएटर है, और इसी को तो हम पकड़ के किसी को देते हैं कि लीजिए है, मतलब जब प्रपोज करने जाते हैं तब। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये जो संरचना है, इसका काफ़ी ज़्यादा योगदान है रिलेशन बनाने में, दो कारकों के बीच रिलेशन बनाने में, है ना। नहीं तो इसे पकड़ के थोड़ा दे सकते हो, ऊपर से ले तरिया ना, नीचे से पकड़ के दिया था ऐसे, ठीक है। तो आई होप ये समझ पा रहे होंगे। उसके बाद अगले भाग की बात करें तो अगला भाग देख पा रहे हैं, इसमें 2 पत्तियाँ हैं। इन पत्तियों को हम सहायक पत्ती बोलते हैं, इनको इंग्लिश में ब्रैक्टिएट कहा जाता है, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों पत्ती का है, सहायक है, जो पुष्पवृंत से लगे होते हैं, या पुष्पवृंत से जितने पत्ती लगे होंगे उन सबको सहायक पत्ती कहा जाएगा। उसके बाद इस डंठल की अगली संरचना जो है, ये फूली हुई संरचना के समान है, लगभग फूला हुआ है। इस फूली हुई संरचना को हम बोलते हैं पुष्पासन, इसको इंग्लिश में थैलेमस कहा जाता है, ठीक है, थैलेमस। अब गौर से देखिएगा सर, इसका काम क्या है। थैलेमस की बात करें या पुष्पासन की बात करें, तो पुष्पासन, पुष्पा प्लस पुष्प प्लस आसन, अगर इसका संधि विच्छेद करें तो मिलेगा क्या चीज़, पुष्प प्लस आसन। पुष्प का मतलब फूल हो गया, और आसन का मतलब कि जहाँ पर ये बैठा रहता है। तो पुष्प के आश्रित भाग को, जिस पे आसन रहता है, उसको बोलते हैं पुष्पासन। इसका मतलब कि फूल का जितना भी संरचना है, ये सब इसी के ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, पुष्पासन बोल रहे हैं। तो पुष्पासन एग्जैक्टली पुष्प के सभी भाग को रहने के लिए स्थान देता है। इतनी सी बात समझ में आई होगी आपको। अब देखिए, पुष्पासन अगर बात करें ना, तो पुष्पासन कभी कभी, पुष्पासन यानी थैलेमस, कभी कभी ये फल का भी निर्माण कर देता है, पुष्पासन। तो अगर पुष्पासन से फल का निर्माण होता है ना, तो उस फल को हम बोलते हैं असत्य फल, ठीक है। यानी इसको फॉल्स फ्रूट बोला जाता है। देखिए, असत्य कहने का मतलब है कि जितने भी पुष्पी पादप है ना, उनमें सब में फल का निर्माण केवल अंडाशय से होता है। किससे होता है? अंडाशय से, ठीक है। तो सब में अंडाशय से होता है, लेकिन कुछ 1-2 अपवाद है ना, कुछ पादप, पुष्पी पादप, फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसमें फूल या फल का निर्माण किससे होता है? तो पुष्पासन से। तो हम नेगेटिव सेंस में इसको लेते हैं कि नहीं, किसी में हो रहा होगा 1-2 में, तो उसको छोड़ देते हैं ऐसे ही। लेकिन अधिकांश पुष्पी पादपों में किससे होता है फल का निर्माण? तो वो होता है अंडाशय से या बीजांड से, वही अंडाशय से होता है। तो किसी में बस अपवाद में 1-2 में है, तो इस वजह से हम बोल देते हैं कि अगर किसी पुष्पों में पुष्पासन से फल का निर्माण हो रहा है, तो उसको बोलते हैं फॉल्स फ्रूट या असत्य फल बोला जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल याद रखिएगा आप यहाँ पे, स्ट्रॉबेरी, और सेब, और भी बहुत सारे उदाहरण होते हैं। ये 2 उदाहरण आप याद रखिएगा। तो आई होप आपको पुष्पासन की पूरी कहानी समझ में आई होगी। अब गौर से सुनिएगा। अब पुष्पासन के बाद अगर हम पुष्प की बात करें, तो पुष्प के अगला भाग होता है क्या चीज़? ये वाला संरचना जो ग्रीन ग्रीन से आपको दिख रहा है। इस ग्रीन संरचना को हम बोलते हैं बाह्य दलपुंज, इसको इंग्लिश में बोला जाता है कैलिक्स,
याद रखिएगा। देखिए बाह्य दलपुंज की बात करें तो बाह्य दलपुंज एग्जैक्टली जब फूल कली अवस्था में होता है, कली का मतलब जब कोढ़ी की अवस्था में रहता है, बिल्कुल ऐसे, तो इस अवस्था में आप देख पा रहे होंगे कि फूल जो है ना, फूल का जो बाह्य दलपुंज जो ग्रीन कलर से है, ये बाहर से फूल के सभी भागों को तोप कर रखा हुआ है, ढक कर रखता है। तो हम बोल सकते हैं कि बाह्य दलपुंज जो है ना, फूल के सभी भागों को कली अवस्था में सुरक्षा देता है। क्या देता है? सुरक्षा। और सुरक्षा दे रहा है तो इसका मतलब कि ये ग्रीन है, और ग्रीन है तो हम बोल सकते हैं कि इसके पास होगा क्लोरोफिल अर्थात हरित लवक, ठीक है। और हरित लवक होने के कारण इसके अंदर होगा प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। तो हम समझ गए सर कि बाह्य दलपुंज जो होता है, कैलिक्स होता है, यह सुरक्षा भी देता है पुष्प को जब कली अवस्था में रहता है तब, और दूसरा प्रकाश संश्लेषण भी करता है जिससे वो भोजन की प्राप्ति उसको होती है। यानी सर अगर बोले तो सहायक पत्ती की, तो सहायक पत्ती भी ग्रीन होता है क्योंकि इसके पास भी क्लोरोफिल होता है, इसके पास भी हरित लवक होता है। तो सहायक पत्ती भी क्या कर सकता है? प्रकाश संश्लेषण कर सकता है। लेकिन सहायक पत्ती सभी पादपों में नहीं होते हैं, किसी किसी में होते हैं। तो वैसे कंडीशन में पुष्पों के लिए भोजन कौन बनाएगा? तो बाह्य दलपुंज बनाएगा, जो उसको सुरक्षा दे रहा है और प्रकाश संश्लेषण भी कर रहा है। आइए आपको समझ में आ रहा होगा कुछ ना कुछ, ठीक है। अब देखिए जब पुष्प विकास करेगा ना, तो ये जो बाह्य दलपुंज है, जो बाह्य दलपुंज है, लगभग ये इस तरह के शेप में होते हैं, बंद रहते हैं ऐसे साइड से। लेकिन जब फूल खिलना शुरू होता है ना, तो फूल खिलते समय बाह्य दलपुंज होता है ये साइड हो जाता है, ऐसे हट जाता है, और अंदर से निकलता है रंगीन पदार्थ, रंगीन भाग। तो उस रंगीन भाग को ना हम दलपुंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दलपुंज। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोरोला। यह नीला रंग का भी हो सकता है, पीला रंग का भी हो सकता है, गुलाबी रंग का भी हो सकता है, जैसे कि आप गुलाब में देखोगे गुलाबी। इसके अलावा ये बैगनी रंग का भी हो सकता है, ठीक है। यानी अलग अलग कलर का कौन हो सकता है? तो सर वो तो दलपुंज ही होगा, कोरोला होगा। लेकिन केवल ग्रीन टाइप से कौन होगा? हरियर कौन होगा? तो वो होगा बाह्य दलपुंज, यानी कैलिक्स होगा, ठीक है। और ये अलग अलग कलरों में अगर डिफ्रेंशिएशन देखा जाए तो वो होगा कोरोला। अब सर ये अलग अलग कलर में क्यों था? आखिर इसके कलर डिफरेंट क्यों होते हैं जबकि इसका कलर तो सेम है? तो सर ये तो केवल प्रकाश संश्लेषण कर रहा है, तो इसका कलर काहे को बदलेंगे? अगर कलर बदलेगा इसमें तो जाहिर सी बात है कि इसके पास क्लोरोफिल वाला वर्णक नहीं होगा, जो भोजन बनाने के लिए रिस्पॉन्स था वो नहीं होगा। तब ऐसे कंडीशन में उसमें भोजन का बनना बंद होगा, ये फूल में मुरझा जाएगा सीधे, तब देने में कठिनाई होगा, ठीक है। तो आप याद रखिएगा। अब आगे अगर बात करें तो ये आखिर कलरफुल क्यों था? तो कलरफुल इसलिए था क्योंकि ये कोरोला जो है ना, यह कीट पतंगों को आकर्षित करता है और साथ ही साथ नए नए ग्राहकों को भी। सर तो हम तो कीट पतंग समझ पा रहे हैं, कीड़े मकोड़े, छोटे छोटे जो फतिंगी होती है, तितली हो गई, इन सब क्या आकर्षित करता है। लेकिन नए नए ग्राहक का मतलब क्या होगा? तो समझाते हैं, गौर से सुनिएगा। ये कीट पतंगों को आकर्षित करते हैं कोरोलाई अर्थात दलपुंज। क्यों? ताकि इसमें से किसी एक परागकण को ये ला के इसमें डाल दे, या इसमें से इसके ऊपर बैठ के और वो कीट उड़कर किसी अन्य पादप पर वो उड़कर चला जाए, किसी अन्य पुष्प पर। तो ऐसे में होगा क्या कि इसका परागकण जब किसी अन्य पुष्प पर जाएगा तो ऐसे निषेचन की संभावना बढ़ जाती है, और निषेचन की संभावना बढ़ेगी तभी तो बनेगा फूल से क्या बनेगा? फूल से फल बनेगा। इसका मतलब कि सर कीट पतंगों का आना जरूरी है। अगर कीट पतंग नहीं आएंगे तो उनमें निषेचन की संभावना नहीं रहेगी, और निषेचन की संभावना नहीं रहेगी तो फल नहीं बनेगा, तो घोटेंगे कहाँ से? नहीं। अब नए ग्राहक का मतलब होता है, फिल्मों में देखा होगा कि जब कोई लड़की लड़का के लिए फूल लेके आती है, गुलाब प्रपोज करने के लिए, तो जब लड़का लेट से आता है ना, फिल्मों में लेट से आता है, तो वो खिसिया कर पुष्प के दलपुंज को निकाल कर फेंकती है और कहती है वो आएगा वो नहीं आएगा, वो आएगा वो नहीं आएगा। समझ रहे हैं? तो जिसको वो नोच नोच के फेंक रही थी ना, वही क्या था? वही था दलपुंज। इसका मतलब कि वो आकर्षित है उसके प्रति, यानी यही नए नए ग्राहक है। और जब आता है तो कहता है कि फर्स्ट टाइम देखा तो लव हो गया और सेकेंड टाइम में सब हो गया। तो ये कुछ काम था इसका, कोरोला या दलपुंज का। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये कोरोला एग्जैक्टली नीला पीला काला, काला भी होता है किसी किसी में, गुलाब के फूल में बैगनी सब कलर का होता है, जो एग्जैक्टली कीट पतंगों को आकर्षित करने के लिए होता है, लेकिन ग्राहक आकर्षित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कहानी थी इसकी थोड़ी सी। अब अगर हम बात करें अगले सेक्शन की, तो अगला सेक्शन आप देखिएगा तो इस थैलेमस के ऊपर
एक और बीच में यहाँ पे संरचना दिख रहा है आपको, लगभग सुराही जैसा, यहाँ पे बीच में गोलाकार है, कुछ लंबा है। इस संरचना को ना हम बोलते हैं गाइनोसियम, या इसको हिंदी में बोलते हैं मादा भाग। ठीक है, ये बीच वाला ही क्या होता है, मादा भाग होता है, गाइनोसियम। इसके 3 भाग और होते हैं। सबसे नीचे होता है अंडाशय, जिसको ओवरी बोला जाता है। दूसरा होता है वर्तिका, इसको स्टाइल बोला जाता है। और तीसरा होता है वर्तिकाग्र, इसको स्टिग्मा बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो गाइनोसियम भाग है ना, मादा भाग, इसके कितने भाग होते हैं, 3। सबसे नीचे अंडाशय होता है, उसका वर्तिका यानी स्टाइल, और तीसरा होता है क्या चीज़, वर्तिकाग्र यानी ओवरी स्टाइल स्टिग्मा, ओवरी स्टाइल स्टिग्मा। अब देखिएगा गौर से, यहाँ पे ये जो गोलाकार संरचना है ना, इसी गोलाकार संरचना को हम बोलते हैं ओवरी या अंडाशय। उसके बाद इतना ये जो बीच वाला लंबा संरचना है, ये वाला है, इस बीच वाले लंबे संरचना को हम बोलते हैं वर्तिका या स्टाइल। और सबसे ऊपर देखिएगा ना, तो सबसे ऊपर आपको कुछ ऐसे दिख रहा होगा, ऐसे ये वाला, इसको बोलते हैं हम स्टिग्मा या वर्तिकाग्र बोलते हैं। अब देखिएगा इस अंडाशय के अंदर, या अभी हमसे बोले से अंडाशय जो है ना, ये वाला अंडाशय, इस अंडाशय से फल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, फल का। ठीक है, और इसी अंडाशय के अंदर एक और भाग होता है जिसको बोलते हैं बीजांड। क्या होता है, बीजांड होता है। अब जाहिर सी बात है कि सर अंडाशय अगर फल बना रहा है तो इसके अंदर जो बीजांड है वो बनाएगा बीज, बीजांड मतलब बीज, तो फल के अंदर ही तो बीज होता है। मतलब इस ओवरी के अंदर ये जो ब्लू वाला संरचना है ना, इस संरचना को बोलते हैं बीजांड, जो बीज में परिवर्तित हो जाता है जब फल बनता है तो। और अंडाशय किस में परिवर्तित होता है, फल में। तो सर अभी आप कह रहे थे कि जब अगर पुष्पासन से फल का निर्माण होगा तो उसको बोलेंगे असत्य फल, जैसे स्ट्रॉबेरी से हो गया। उसी तरह से अगर अंडाशय से फल का निर्माण होगा, किसका, फल का, तो इसको बोलेंगे सत्य फल। क्या बोलेंगे, सत्य फल। ठीक है, तो सत्य फल में अंडाशय से निर्माण होता है, और असत्य फल में किस में, पुष्पासन से। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा अंडाशय का पूरा। अब देखिए, अब अलग से ना अगले वीडियो में हम अंडाशय की पूरी कहानी को समझा देंगे। उसके बाद बीजांड के अंदर कौन कौन से भाग होते हैं वो भी समझा देंगे। फिलहाल यहाँ पर इतना आप समझिएगा। तो ये फूली हुई संरचना को हम बोलते हैं क्या चीज़, अंडाशय, जिसको ओवरी बोलते हैं, जिसके अंदर होता है बीजांड। बीजांड किस में परिवर्तित होता है, तो बीज में परिवर्तित होता है। और ये अंडाशय किस में, फल में। आइए वो समझ में आ रहा होगा। अब ये जो लंबी पाइप जैसी संरचना है ना, इस पाइप जैसी संरचना को हम वर्तिका या स्टाइल बोलते हैं। अब ये किस लिए था, तो ध्यान सुनिएगा। देखिए, जब परागकण इसके ऊपर आता है ना, यानी सबसे टॉप पर, यहाँ पे वर्तिकाग्र या स्टिग्मा पर, तो स्टिग्मा पर परागकण आने के बाद इसके अंदर एक नली बनता है। क्या बनता है, एक नली बनता है। उस नली को हम बोलते हैं पराग नली। क्या बोलते हैं, पराग नली। तो पराग नली का मतलब कि परागकण को पहुँचाने के लिए जो नली है ना, उस नली को बोलते हैं पराग नली। और ये नली एग्जैक्टली जाता है किस में, तो अंडाशय के अंदर जाता है, ताकि निषेचन अंदरवा हो सके। ठीक है, तो इस लंबी जैसी संरचना का काम क्या है, ये केवल पराग नली को अंदर अंडाशय में पहुंचाने का काम करता है। बस इतनी सी कहानी इसकी है। उसके बाद बात करें सबसे ऊपर वाला भाग की, तो सबसे ऊपर वाला भाग होता है वर्तिका, जिसको स्टिग्मा बोलते हैं। स्टिग्मा का काम क्या है कि इसके अंदर जितने भी परागकण बने होते हैं, या किसी अन्य पुष्प पर जो परागकण बने होते हैं, वो परागकण या तो कीड़ा नहीं तो इंसेक्ट के माध्यम से वो आता है। और जब इसके ऊपर आएगा तो जाहिर सी बात है सबसे टॉपे पर ना आएगा, ऊपरी वाले भाग पर आएगा। और सबसे ऊपरी वाले भाग को क्या बोल रहे हैं, तो स्टिग्मा बोल रहे हैं। तो स्टिग्मा वो स्थान है जहाँ पर परागकण आकर थोड़ा देर के लिए रुकेंगे, और रुकने के बाद जो पराग नली बनेगा, ये वाली नली जो बनेगा, तो पराग नली अचानक से कहाँ जाएंगे, इस अंडाशय के अंदर बीजांड में निषेचन होने के लिए। और जब निषेचन होगा तब बनेगा, फल का निर्माण होगा। तो ये कहानी थी, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो मादा भाग या इसी को स्त्रीकेसर बोलते हैं, इसी को गाइनोसियम बोलते हैं, या आप जो कहिए वो बोलिए। इसके कितने भाग, 3 भाग होते हैं। अब दूसरा भाग जो है ना, सबसे महत्वपूर्ण भाग है ये वाला भाग। ऐसे आपको ब्लैक ब्लैक दिख रहा होगा, ऊपर सबसे गोलाकार संरचना होगा। ऐसे ब्लैक ब्लैक जितने भाग दिख रहे हैं ना, इन सभी भाग को हम नर भाग बोलते हैं।
इसी नर भाग को हम एंड्रोसियम इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, एंड्रोसियम या नर भाग, या इसको हम पुंकेसर बोलते हैं। तो पुंकेसर के कितने भाग? 2। समझिएगा ध्यान से। एक होता है पुतंतु और दूसरा होता है पराकोष। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉलन सैक और इसको इंग्लिश में बोलते हैं फिलामेंट, और ये वाला जो इंग्लिश में बोलते हैं पराकोष, इसको बोलते हैं पॉलन सैक। याद रखिएगा, ये 2 चीज़ है। अब पुतंतु देखिएगा तो सब में है, जितना भी ये लंबा लंबा संरचना जो दिख रहा है, ये सब में, सबको क्या बोलते हैं? पुतंतु या फिलामेंट बोलते हैं, जो लंबे एक तार के जैसी संरचना है और सबके ऊपर एक गोलाकार संरचना ऊपर से है, जिसको बोलते हैं पराकोष। सर, ये पराकोष का काम क्या है? तो पराकोष के अंदर बनते हैं परागकण। क्या बोलते हैं? परागकण। और यही परागकण होता है नर भाग। जैसे मानव में स्पर्म होता है ना मेल के अंदर, वैसे ही इस पुष्प के अंदर जो नर भाग एंड्रोसियम अर्थात पुंकेसर है, इसी पुंकेसर के अंदर परागकण बनते हैं, जो परागकण क्या है? नर भाग है। ठीक है, तो आई होप इतनी सी कहानी आपको समझ में आया होगा। तो सर, यही तो परागकण अगर अंडाशय के अंदर मिलेगा मादा भाग से, तभी तो होगा निषेचन। क्योंकि हम जानते हैं सर कि फीमेल गैमेट्स और प्लस मेल गैमेट्स, ये दोनों आपस में जब फ्यूज होते हैं, अब हम समझाते, फीमेल गैमेट्स में अंडाणु होता है और मेल गैमेट्स में स्पर्म होता है। ठीक है, कुछ ऐसे। अब यही दोनों फ्यूज होते हैं, तभी क्या बनता है? एक अलग संतान की उत्पत्ति होती है। तो इसका मतलब कि परागकण इसके अंदर आना जरूरी है। तो परागकण तभी इसके अंदर आएगा जब इसके वर्तिकाग्र पर आएगा, और वर्तिकाग्र से परागकण अंडाशय के अंदर कैसे आएगा? जब इसमें पराग नली बनेगी। मतलब सीधा सीधा कह सकते हैं कि परागकण का बस अंडाशय के अंदर जाना जरूरी है, तभी होगा निषेचन और तभी बनेगी अगली संतान। तो आई होप आपको पुष्प की कहानी समझ में आ गया होगा। अब सर, ये नर और मादा दूगो एक के पुष्प में दिख रहा है, तो वैसे पुष्प जिसके अंदर नर और मादा दोनों भाग होते हैं, उसको बोलते हैं द्विलिंगी पुष्प। क्या बोलते हैं? द्विलिंगी। उसको इंग्लिश में बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, और जिसके अंदर केवल या तो ये बीच वाला बैगन जैसा संरचना दिखे या ये वाला कोई एक दिखे, उसको बोलते हैं एसेक्सुअल फ्लावर। एसेक्सुअल फ्लावर। आई होप आपको ये पूरी कहानी और कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आ गया हो तो कमेंट सेक्शन में यस या नो जरूर लिखिएगा, और ऐसे ही बायोलॉजी के और भी टॉपिक्स को कवर करने के लिए कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि किस पे आपको वीडियो चाहिए। हालांकि हमने इसके पहले भी पुष्प के सभी भागों के बारे में समझा दिया था। पुष्प के अंदर जो बीजांड होता है या वर्तिका होता है, वर्तिकाग्र, अंडाशय जो भी होता है, सबके बारे में पूरा डिटेल्स में समझा दिया था। तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं किसी अदर वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।